एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में यदि आप फॉरेन कंट्री में पैसे भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बजट 2025 के रूल के अनुसार गवर्नमेंट आपसे कितना टैक्स कलेक्ट करेगी, इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं। कमेंट में आपके द्वारा क्वेरी भी पूछा गया था कि सर यदि हम फॉरेन टूर पे जाते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 में तो गवर्नमेंट कितना टैक्स हमसे पहले ही कलेक्ट कर लेगी। तो दोस्तों ये जो भी रूल है ये 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होने जा रहा है, जो कि 31 मार्च 2026 तक चलेगा। तो फॉरेन कंट्री में आप डिफरेंट पर्पस के लिए आप पैसे भेजते हैं और पैसे को भेजने से पहले आपको इंडियन रुपीस को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। आरबीआई की जो LRS स्कीम है ये कहती है कि आप फॉरेन कंट्री में डिफरेंट पर्पस के लिए आप पैसे सेंड कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। यहाँ पे 2,50,000 USD मतलब अभी के एक्सचेंज रेट के हिसाब से यदि कैलकुलेशन करें अराउंड 2,12,50,000 रुपये के आसपास आता है। इतना पैसा आप आरबीआई के बिना परमिशन के आप इसको सेंड कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर यदि जाएगा तो फिर आपको आरबीआई से अप्रूवल या परमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंट पर्पस में कुछ इंपॉर्टेंट पर्पस होते हैं जिसको कि हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहला होता है दोस्तों एजुकेशन पर्पस, यानी कि आप अपने बच्चों को यदि विदेश में पढ़ा रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में तो उनको आपको फंडिंग करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको इंडियन रुपीस को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कराना होता है, उसको सेंड करना होता है। नेक्स्ट होता है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में खुद के फैमिली मेंबर्स का यदि इलाज आप फॉरेन कंट्री में करा रहे हैं तो उस केस में भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट यहाँ पे है फॉरेन टूर पैकेज। अब यहाँ पे जैसे कोई सिंगापुर का आपको टूर पैकेज अनाउंस हो गया या फिर यूरोप का हो गया या फिर यूएसए घूमने का कोई टूर पैकेज कोई कंपनी अनाउंस करती है तो प्रॉपर तरीके से वो यहाँ पे दिखा देती है कि टोटल टूर का खर्चा कितना आएगा। तो इस पैकेज को जब आप बाई करते हैं तो यहाँ पर भी आपको क्या करना होता है, अपनी INR यानी कि इंडियन रुपीस को आपको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना होता है। और इसके बाद है दोस्तों एनी अदर पर्पस, मतलब कि ये जो 3 पर्पस हैं इसको छोड़कर तो इसमें जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, मतलब किसी फॉरेन की वेबसाइट से आप क्या करते हैं कोई गुड्स आइटम्स अपने लिए आप बाई कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं फॉरेन कंपनी के स्टॉक्स में, क्रिप्टो में या म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर कोई रिलेटिव अब्रोड में है उसको आपको गिफ्ट सेंड करना है या फिर उसको लोन देना है तो यहाँ पर भी आपकी रिक्वायरमेंट आएगी फॉरेन करेंसी की। अब्रोड में आपने कोई प्रॉपर्टी पसंद की, आप उसको खरीदना चाहते हैं या फिर कोई इमिग्रेंट से इंडिया में रह रहा उसको फॉरेन अकाउंट में पैसे सेंड करने, तो ये कुछ डिफरेंट पर्पस होते हैं जिसके लिए कि आपको फॉरेन कंट्री में पैसे लेके जाना होता है या फिर रेमिट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए बजट 2025 में जो रूल था टैक्स का उसको यहाँ पे चेंज कर दिया गया। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है कि आपकी जो कैपिटल होती है वो ब्लॉक हो जाती है जब गवर्नमेंट पहले ही टैक्स आपसे कलेक्ट कर लेती है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो बैंकिंग कंपनी है जहां से कि आप एक्सचेंज कराते हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर है जो कि मनी को एक्सचेंज करने का काम करता है, ये पर्सन आपसे टैक्स कलेक्ट करते हैं और आपके पैन नंबर पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये आपका एक्सपेंसेस हो गया, ये पैसा आपका वापस नहीं मिलेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उस टाइम पे आपका जो TCS होता है ना जस्ट लाइक एक एडवांस टैक्स की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे आपकी यदि इनकम टैक्स लायबिलिटी कुछ बन रही है तो ये TCS क्या होता है उसमें से एडजस्ट हो जाता है। यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 आती है तो ये TCS आपको रिफंड के तौर पे वापस मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि गवर्नमेंट बजट 2025 के अनुसार कितना TCS यहाँ पे कलेक्ट करने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन पर्पस के लिए यदि आप फॉरेन कंट्री में पैसे भेज रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 2 तरीके की फंडिंग होती है। पहला तो होती है आप अपने खुद का फंड आप क्या कर रहे हैं एजुकेशन पर्पस के लिए आप भेज रहे हैं, तो उस केस में क्या है कि 10 लाख रुपए तक, मतलब उसको अभी के एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड $11,250 के आसपास आएगा। तो इतना तक यदि होता है तो उस केस में कोई भी TCS कलेक्ट नहीं होगा। यदि 10 लाख के ऊपर जाता है तो उस केस में 5% का TCS पहले कलेक्ट हो जाएगा। लोन फंड मतलब सेक्शन 80E में जो बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो आप लोन लेते हैं एजुकेशन के लिए, तो उस केस में क्या था कि जो बैंक है वो TCS कलेक्ट करता था, तभी इस पैसे को वो रेमिट करता था एजुकेशन पर्पस के लिए अब्रॉड में। लेकिन अब क्या है कि आप
बैंकों से आप लोन लेकर के यदि फंडिंग कर रहे हैं एजुकेशन की, तो उस केस में कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 से। इसका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बात करें तो यहाँ पर भी सेम रूल एप्लीकेबल हो जाता है कि 10 लाख रुपए तक कोई टीसीएस नहीं है, 10 लाख रुपए के ऊपर जाएगा तो 5% का टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा। फॉरेन टूर पैकेज के लिए जो आपकी कमेंट आई थी कि सर फॉरेन टूर पैकेज के लिए क्या कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो देखिए यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट फ्री वाली नहीं है। पहले क्या होता था, पहले 7 लाख रुपए तक 5% का रेट टीसीएस का था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 10 लाख रुपीस तक कर दिया गया। तो यदि फॉरेन टूर पैकेज पे 10 लाख रुपए तक आपका एक्सपेंसेस यदि जा रहा है टोटल पैकेज का, तो उस केस में 5% की टीसीएस तो आपकी कलेक्ट होनी ही है, और 10 लाख के ऊपर जाएगा तो 20% की टीसीएस ये आपसे बैंक सेपरेटली जो है कलेक्ट करेगा। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एनी अदर पर्पस। अब एनी अदर पर्पस में भी क्या है, जैसे ये सारे जो पर्पस मैंने आपको भी गिनाए थे, यहाँ पर क्या है कि 10 लाख रुपए तक यदि आप रेमिट कर रहे हैं तो उस केस में कोई टीसीएस यहाँ पे कलेक्ट नहीं होगा, लेकिन 10 लाख के ऊपर जैसे ही जाएगा तो उस केस में 20% का टीसीएस यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। अब देखिए इस टीसीएस से आपको बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि आपको एजुकेशन पर्पस के लिए पैसे सेंड करने हैं, तो आप क्या करिए, जैसे 15 लाख रुपए आपको भेजना है तो आप 10 लाख रुपए तक ही आप सेंड करिए, बाकी जो नेक्स्ट है उसको आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप सेंड करें। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, किसी को नहीं पता है कि कितना खर्च होगा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो टीसीएस आपका कलेक्ट हो रहा है, तो फिर उसके इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। फॉरेन टूर पैकेज में भी आप यदि किसी ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जहां पर कि आपके खर्चे ज्यादा होने हैं, मान लीजिए कि 15 लाख रुपए के होने हैं, उस केस में तो 20% की टीसीएस आपको पे करनी पड़ेगी, अराउंड 3 लाख रुपीस आपको टीसीएस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जो कि आपका 3 लाख रुपए ब्लॉक हो जाएगा। जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तभी आपको उसमें से एडजस्टमेंट करने को मिलेगा। तो आप 15 लाख रुपए वाली कंट्री में ना जाकर के आप ऐसी कंट्री में जाइए जहां पर कि 10 लाख रुपए तक हो, जिसपे 5% का टीसीएस कलेक्ट हो। तो आपको इसकी अपनी प्लानिंग करनी है। एनीवे, यदि आपका टीसीएस कट चुका है तो उस केस में दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जो पर्सन आपका टीसीएस काटा है यानी कि बैंक या सर्विस प्रोवाइडर, उससे आप क्या करिए, फॉर्म 27D जो कि टीसीएस सर्टिफिकेट होता है उसको आप लेना ना भूलिए, क्योंकि टीसीएस आपका यदि कटा है तो उसको पैन नंबर पे, आपके पैन नंबर पे उस पर्सन को डिपॉजिट कराना है। जब वो टीसीएस जमा करेगा तो टीसीएस रिटर्न भी फाइल करेगा और फॉर्म 27D में आपको टीसीएस सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उसके आधार पर आप क्या करेंगे, अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उसका क्लेम ले पाएंगे। फॉर्म 27D आपको कुछ इस तरीके से टीडीएस ट्रेसेस की वेबसाइट से ये आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर या बैंक है वो आपको इशू करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म 27D बेसिकली ये सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 206 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो कि टीसीएस कलेक्शन के लिए सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बैंक का नाम आएगा या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर उसका नाम आएगा, और यहाँ पर आपका नेम आएगा क्योंकि टीसीएस आपका कलेक्ट हुआ है। इसके बाद यहाँ पे असेसमेंट ईयर यानी कि 26-27 मेंशन रहेगा क्योंकि ये पहले का है, और इसके बाद यहाँ फाइनेंशियल ईयर 2025 और 2026 आपको लिख करके आएगा, और यहाँ पे कितना अमाउंट उसने रिसीव किया हुआ है आपसे। यहाँ पर आप नीचे कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन रहेगा कि कितना टीसीएस आपका कलेक्ट हुआ, कितना डिपॉजिट किया गया है, बैंक का बीएसआर कोड मेंशन रहेगा, किस डेट को डिपॉजिट हुआ है, चालान का सीरियल नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको चेक कर लेनी है। और चेक करने के बाद आपको इस अमाउंट को अपने फॉर्म 26A से भी मैच करना है, जो कि इनकम टैक्स के पोर्टल से आपको डाउनलोड करने को मिलता है। तो फॉर्म 26A में ये अमाउंट आपका वहां पे अपडेट होना चाहिए, तभी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में इसका बेनिफिट मिल पाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए फॉर्म 26A को जब आप ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे नेम ऑफ टीडीएस, नेम ऑफ टीसीएस कलेक्टर में बैंक या सर्विस प्रोवाइडर का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे जितना भी आपका टीसीएस जमा हुआ है वो ट्रांजैक्शन डेट आ जाएगी, सेक्शन आ जाएगा, किस डेट को बुकिंग हुई है, ठीक है, और कितने अमाउंट पे टीसीएस कलेक्ट हुआ ये अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद कितना यहाँ पे टीसीएस डिडक्ट हुआ और कितना यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, ये आपको अपने टीसीएस सर्टिफिकेट से मैच कराना है। इसके अलावा भी आपको AIS TIS भी अपना चेक करना है, जिससे आपको इसकी सारी जानकारी हो सके और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इसका बेनिफिट ले सके। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।